हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप अपनी खुद से आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है सिर्फ बिजनेसमैन के ऊपर। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपको अपनी आईटीआर के लिए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इन डिटेल में समझाएंगे कि आप आईटीआर फाइल करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखें, आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है और आईटीआर फाइल करते हुए आपको किन बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। जैसा आपको पता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको हर साल 31 जुलाई से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, जो कि अब 30 नवंबर 2020 हो गई है। अगर आप हर साल 31 जुलाई से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते थे तो 31 जुलाई के बाद यानी कि ड्यू डेट के बाद में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते थे तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 234F में लेट फीस चार्ज की जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब इस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपकी डेट को एक्सटेंड किया गया है कोविड-19 की वजह से। उसके लिए आपके लिए 30 नवंबर 2020 लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आप 30 नवंबर या उससे पहले पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 234F में जो लेट फीस चार्ज की जाती थी वह अप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि चार्ज नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो में हमारा सिर्फ फोकस 3 बातों के ऊपर रहने वाला है कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप अपना आईटीआर फॉर्म कैसे सेलेक्ट करें। दूसरा, आपको इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर हम सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। और तीसरा, आपको इस वीडियो में हम लाइव डेमो भी प्रोवाइड कराएंगे कि आप अपनी आईटीआर 4 यानी कि खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन डिटेल में हम इस वीडियो में आपको सब चीज सिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक के देखते रहिए जिससे कि आप अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो का हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है और इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए, जैसा हमने कंटेंट में देखा कि हमें इस वीडियो में आपके साथ में किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू सेलेक्ट राइट आईटीआर फॉर्म बाय बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन अपनी आईटीआर फॉर्म को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वे बिल्कुल सही आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन कर सकें। तो यहाँ जैसे आपको पता है कि हम आईटीआर 4 की आपसे बात करने वाले हैं जो कि बिजनेस के केस में फाइल किया जाता है। तो यहाँ आप जान लेते हैं कि आईटीआर 4 कौन व्यक्ति सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि आईटीआर 4 फॉर्म या तो इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर सकती हैं या फिर सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है या फिर पब्लिक लिमिटेड है तो आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ इंडिविजुअल, HUF और सिंपल पार्टनरशिप फर्म आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रेसिडेंट होना जरूरी है, यानी कि आप उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के रेसिडेंट रहे हों। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख या उससे कम रहा है। अगर आप अपनी प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखाना चाहते हैं और आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो टर्नओवर है उस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे कम रहा है। अगर आपका 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर था तो आप आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 4 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आप ITR 4 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ITR 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रखा है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR 4 का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। जैसा फ्रेंड्स आपको पता है कि इनकम टैक्स में आपकी सोर्स ऑफ इनकम 5 हेड में क्लासिफाई की गई है। यहाँ अगर हम सबसे पहले हेड की बात करते हैं तो सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। या तो आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, जैसे कि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपको वहां से सैलरी जो मिलती है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। अब बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अगर आपकी किसी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हेड है आपका वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकता है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं या आप प्रोफेशनल हैं तो आपके प्रोफेशन से जो आपको इनकम होती है उसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैटेगरी में डालेंगे। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप कोई एसेट्स को सेल करते हैं और उसको सेल करने से आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कवर करते हैं। और अगर फिर भी आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में कोई इनकम आती है जो कि इन 4 हेड में नहीं आती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर कर लेते हैं। इस तरीके से आप अपनी टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू। फ्रेंड्स, ये वही वैल्यू होती है जिसके ऊपर आप अपनी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल है उसको अप्लाई करके आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब ये टैक्सेबल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकम टैक्स में आपकी जो इनकम सिर्फ 5 हेड से हो सकती है, यानी कि या तो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी या फिर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है या फिर आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से हो सकती है। और अगर इन 4 कैटेगरी में आपकी इनकम नहीं आती है लेकिन फिर भी आपकी किसी ना किसी सोर्स से इनकम हुई है तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर करते हैं। और इस तरीके से आप अपनी इन 5 हेड की इनकम का टोटल करेंगे, उस टोटल को ही हम आपकी टोटल इनकम बोलते हैं। और इस टोटल इनकम में से आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस देखने के लिए मिलती हैं आप उसको लेस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट आपका निकल कर आता है इसको ही हम आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। ये वही अमाउंट होता है जिसके ऊपर आप अपनी स्लैब रेट उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी एप्लीकेबल है उसको अप्लाई करके आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये स्लैब रेट आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, अगर इनकम टैक्स में स्लैब रेट की बात की जाए तो ये स्लैब रेट आपकी एज के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। यहाँ पर अगर आपकी एज, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 ईयर या उससे कम की है तो आपके ऊपर अलग स्लैब रेट लगती है। और अगर आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है या 80 साल से कम है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके ऊपर अलग से स्लैब रेट अप्लाई होती है। और अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स स्लैब रेट अलग अप्लाई होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 60 ईयर या बिलो 60 ईयर है तो आपके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 1920 में कौन सी स्लैब टैक्स रेट रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर आपकी एज 60 ईयर या बिलो 60 ईयर है और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो इस केस में आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम वही 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की रेंज में आती है तो आपके ऊपर 20% से टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम फिर भी 10 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 30% से टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सीनियर सिटीजन्स की, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज अबाउट 60 ईयर है बट बिलो 80 ईयर्स है तो आप सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। और उस केस में आपके ऊपर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। और इसी तरीके से अगर आपकी इनकम
3,01,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक के कैटेगरी में आती है तो आपके ऊपर 5% से टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 5,01,000 से 10,00,000 रुपए की रेंज में आती है तो आपके ऊपर 20% से टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम फिर भी 10,00,000 रुपए से ज्यादा रहती है तो 30% से आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसी तरीके से हम तीसरी कैटेगरी को भी कवर कर लेते हैं जो कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज अबाउ 80 ईयर्स है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं इनकम टैक्स में। उस केस में आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 5,00,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आपकी इनकम 5,01,000 से 10,00,000 रुपए तक की है तो यहाँ पर 20% से टैक्स चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो 5% की कैटेगरी थी वो हटाकर सीधी ही 5,01,000 से अगर 10,00,000 रुपए की रेंज में आपकी इनकम आती है तो आपके ऊपर सीधा 20% से टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10,00,000 से ज्यादा रहती है तो 30% से रेट चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स में अपनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू पर इनकम टैक्स स्लैब रेट को अप्लाई करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उस टैक्स के ऊपर 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। सपोज कीजिए आपकी टोटल टैक्स निकलकर 10,000 आता है तो 10,000 के ऊपर 4% से यानी कि 400 रुपए आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पे करने पड़ेंगे। और अगर आप अपनी ITR को विद इन ड्यू डेट फाइल कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं आती है। और अगर सपोज कीजिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 234F में लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इस लेट फीस और इंटरेस्ट को भी आप अपने टैक्स की कैलकुलेशंस में शामिल करेंगे और इस तरीके से आप अपना टोटल टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको चलिए समझाते हैं कि आप अपना टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स अर्न इनकम फ्रॉम फॉलोइंग सोर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920। एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 1920 में कुछ इनकम अर्न की है। अब सपोज कीजिए कि उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस यानी कि कोई वो बिजनेस रन करते हैं और उन्हें वहां से 6,00,000 रुपए की इनकम होती है। और इसी तरीके से उनकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने लेट आउट किया है और वहां से उनको जो रेंट रिसीव होता है उससे उनकी इनकम होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2,00,000 रुपए की। इस तरीके से उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से जो इनकम होती है वो 5,00,000 रुपए की होती है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है आपको 3 हेड्स का। यहाँ पर उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से होती है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। तो इस तरीके से उनकी टोटल फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम आती है बिफोर डिडक्शंस वो 13,00,000 रुपीज आती है। तो अब इस टोटल इनकम में से हम 80C से लेकर 80U तक की अगर कोई उनको डिडक्शंस बनती है तो हम उनको वह डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 80C से लेकर 80U तक की जो उनकी डिडक्शंस देखी है हमने एक प्रेजम्पटिव बेसिस पर ये मान लिया है कि उनकी 2,00,000 रुपए की डिडक्शंस थी फाइनेंशियल ईयर 1920 में। तो हम 13,00,000 में से यानी कि टोटल इनकम में से इस डिडक्शंस को लेस करेंगे तो जो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है वो 11,00,000 रुपीज आती है। अब ये वही अमाउंट है जिसके ऊपर हम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो भी अप्लीकेबल होगी उसको अप्लाई करेंगे और टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मिस्टर एक्स की आफ्टर डिडक्शंस जो टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है वो 11,00,000 रुपए की निकल कर आती है। अब इस पे हम ये मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की जो एज है वो 60 ईयर या उससे कम की है। तो यहाँ पर हम पहले वाली टैक्स स्लैब रेट को अप्लाई करेंगे जहां पर इनकी इनकम पर 2,50,000 तक पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा और 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स निकल कर आता है जो कि बनता है 12,500 रुपए। और इसी तरीके से 5,01,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स निकल कर आता है वो आता है 20% कैटेगरी में। और 20%
30% से जब हम चार्ज करते हैं नेक्स्ट 5 लाख रुपीस पर, तो वो आता है 1 लाख रुपया निकल कर। और मिस्टर एक्स की इनकम 10 लाख से ज्यादा थी, तो इस केस में उनके ऊपर 30% की स्लैब रेट भी अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर आपकी इनकम होती है तो आपके ऊपर 30% से टैक्स चार्ज किया जाएगा। और 10 लाख रुपए से इनकम ऊपर थी मिस्टर एक्स की 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए पर जैसे ही हम 30% का टैक्स स्लैब रेट लगाते हैं तो निकल कर आती है 30,000 रुपए का टैक्स। तो इस तरीके से हम इन टोटल टैक्स को ऐड करेंगे, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 30 लाख। तो इस तरीके से हमारी 1,42,500 का टैक्स निकल कर आ गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए मिस्टर एक्स का। अब 1,42,500 का हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% बनता है 5,700 रुपए, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल टैक्स बनकर आता है 1,48,200। और अगर मिस्टर एक्स विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन 234F में कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और अगर वे आफ्टर ड्यू डेट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस केस में उनके ऊपर सेक्शन 234 में लेट फीस और इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा, जो कि उनके टैक्स अमाउंट में ऐड करके उनका टोटल टैक्स पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक बेसिक कंसेप्ट हमने आपको समझाया है कि टैक्स के पूरा मैकेनिज्म आखिर किस तरीके से वर्क करता है और कैसे आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद में टोटल डिडक्शंस आपको कौन से अमाउंट में से देखने के लिए मिलती है और आप अपना टोटल टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस टोटल टैक्सेबल अमाउंट पर उस फाइनेंशियल ईयर में जौन सी भी टैक्स रेट अप्लाई की गई है आप उसको अप्लाई करके कैसा अपना टोटल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं, हम एक लाइव ITR 4 फाइल करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको अब लाइव दिखाने वाले हैं एक ITR 4 फाइल करके। जैसा आप सबको पता है ITR 4 बिजनेसमैन के केस में फाइल की जाती है। तो यहाँ हम इस वीडियो में आपको एक सिंपल ITR 4 फाइल करके दिखाएंगे, जिससे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न का एक बेसिक स्ट्रक्चर आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर भी हैं तो भी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर में आएंगे और टाइप करेंगे www.incometaxindiaefiling.gov.in। जैसे ही आप वहां पर ये सब चीज लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर विजिट कर चुके होंगे, जैसा आप हमारे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे राइट हैंड साइड में, रजिस्टर योरसेल्फ और लॉग इन हियर। लेकिन यहाँ पर ये है बीच वाला जो ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, रजिस्टर्ड यूजर के लिए। अगर आपने अपने क्लाइंट को ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है तो आप लॉग इन हेयर पर यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक सिंपल फॉर्म जनरेट करते हैं। और उसके बाद में आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। लेकिन हमारे केस में हमने ऑलरेडी अपना क्लाइंट को रजिस्टर्ड कर रखा है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करेंगे, यानी कि लॉगिन हेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने क्लाइंट की यूजर आईडी एंटर कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम अपने क्लाइंट का पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर लेंगे। इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इनकम टैक्स ई इंडिया के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे डैशबोर्ड ऊपर माय अकाउंट, यहाँ पर कुछ टैब्स नजर आ रही है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ई फाइल के ऑप्शन पे जाना है और वहां पर जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये
ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको आपका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको वह देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल आगे होता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1920 फाइनेंशियल ईयर में जितनी आपने इनकम अर्न की है उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसके लिए असेसमेंट ईयर आपका 20 और 21 होगा। तो हमने असेसमेंट ईयर 20 और 21 सेलेक्ट किया। इसके बाद में आपको अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में हम ITR 4 आपको यहाँ पर एक सिंपल ITR 4 फाइल करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे कि आप इनकम टैक्स के एक बेसिक स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। उसके बाद में आपको फाइलिंग टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। अब ओरिजिनल क्या होता है और रिवाइज रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। देखिए, ओरिजिनल अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR फाइल कर चुके हैं और अगर बाद में आपको उसमें कुछ मिस्टेक नजर आती है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अपनी ITR फाइल कर रहे थे और हम अपनी ITR फाइल कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि हमारे से पैन कार्ड या आधार कार्ड गलत डल गया है। तो उस केस में आपको करना क्या है, अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबमिशन मोड आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। हम यहाँ पर आपको ऑनलाइन दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ बॉक्स में कुछ मैसेज दे रहा है जिसमें आपसे प्रीफिल कंसेंट मांगी जा रही है। देखिए, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में भी अपनी ITR फाइल की थी तो वहां पर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को सबमिट ऑलरेडी कर रखा है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल ID। अगर आपकी वे सब चीजें बिल्कुल करेक्ट थी और उन्हीं सब इंफॉर्मेशंस को आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी कि 18-19 की ITR से आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस को 1920 में भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप दोबारा उनको सबमिट नहीं करना चाहते और आप ये मानते हैं कि आपके 18-19 में जो इन्फॉर्मेशंस आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी अपनी ITR में वे बिल्कुल सही थी, तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि प्री कंसेंट आपसे मांग रहा है कि 1920 के लिए जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो 18-19 से आपके बेसिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अब जब ITR फाइल करेंगे तो आपको दोबारा से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालना नहीं पड़ेगा और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी, जैसे आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सब चीजें आपके 18-19 के ITR से कैरी फॉरवर्ड 1920 में कर ली जाएगी। तो यहाँ पर हम एग्री कर लेते हैं क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन सब बिल्कुल सही थी और यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप प्री कंसेंट को सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं तो अब आप उन बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिट नहीं कर सकते, आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको हम इस वीडियो में एक बात और जरूर बता दें कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उससे पहले आप अपना फॉर्म 26AS जरूर डाउनलोड करके रखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपको कहीं से कोई पेमेंट मिला है और उसके ऊपर अगर कुछ TDS काटा गया है तो आप उस TDS को कंसिडर जरूर करें अपनी ITR फाइल करते हुए, क्योंकि जिस अमाउंट पर आपका TDS काटा गया है आप उस अमाउंट से कम इनकम अपनी नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और आपकी इनकम मिसमैच हो जाएगी, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आने की पूरी संभावना रहती है। अब जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इंस्ट्रक्शंस की टैब नजर आ रही है, जनरल इन्फॉर्मेशंस, इनकम डिटेल, BP टैक्स डिटेल, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, शेड्यूल DI, शेड्यूल 80D और 80G। यहाँ इस वीडियो में हम आपको 1 by 1 इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि आखिर होती क्या है और आपको कैसे अपनी इन्फॉर्मेशंस को अपनी ITR फाइल करते हुए सबमिट करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं और कुछ जो बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आपको अपनी ITR फाइल करते हुए जरूर कंसीडर करना है, अदरवाइज आप
गलती कर सकते हैं। तो आपको इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है। अगर हम पहले इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपको जो डेस्कटॉप पर हमारी बैक स्पेस का बटन नजर आ रहा है, आप इसको प्रेस मत कीजिएगा, और या आपके कीबोर्ड पे जो स्पेस बैक स्पेस की होता है आप उसको भी प्रेस मत कीजिएगा अपनी आईटीआर फाइल करते हुए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पिछली टैब में आ जाएंगे बैक स्पेस बटन प्रेस करके, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स इंडिया अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं और बैक स्पेस बटन को प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट ही लॉग आउट आ जाएंगे। तो आपको बैक स्पेस बटन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद में आपको कहा गया है कि यहाँ पर इस फॉर्म में जो आपको इंडियन करेंसी में आपको सिंबल देखने के लिए मिलेगा, इंडियन रुपीस में मिलेगा। आपके लिए जो डेट का फॉर्मेट होगा वो DD, MM और YY होगा। पहले डेट आएगी, फिर मंथ, फिर ईयर आएगा। फिर इसके बाद में जो फोर्थ आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसमें देखिए जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कलर के बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। एक ग्रे कलर के बॉक्स होंगे और एक व्हाइट कलर के बॉक्स होंगे। आप ग्रे कलर की टैब जो बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, या तो वो पहले से प्री फिल होंगे या आप उनमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको व्हाइट बॉक्स में ही अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करनी है। आप ग्रे कलर के टैब में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। ये प्री फिल ही देखने के लिए मिलेंगे या ब्लैंक भी मिलेंगे, तो आप उनमें एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो 5 इंस्ट्रक्शंस नंबर 5 जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करें तो अपनी आईटीआर को टाइम बाय टाइम सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें, क्योंकि अगर आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका जितना भी आपने डाटा डाला है वो लॉस्ट होने की पूरी संभावना है। और अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हुए अपने डेटा को सेव एज ड्राफ्ट करते रहेंगे तो उससे होगा क्या कि आप अपनी आईटीआर में जितना डाटा डाल चुके हैं वो 30 डेज के लिए आपका सेव रहेगा। सपोज कीजिए कि आप अपनी आईटीआर आज फाइल कर रहे हैं और आज डेट है 5 अगस्त 2020, लेकिन आप किसी कारण से अपनी आईटीआर को कंप्लीट नहीं कर चुके हैं और आपने टैक्स डिटेल तक की सभी इंफॉर्मेशन पुट कर दी है, तो यहाँ आप अपने डाटा को सेव ड्राफ्ट कीजिए और लॉग आउट कर लीजिए। तो आप 5 अगस्त 2020 से लेकर 30 दिन आगे, यानी कि 30 दिन तक आपका ये डेटा सेव रहेगा और आप विद इन 30 डेज अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और आपका डाटा जितना आपने टैक्स डिटेल तक के सेव किया है वो बिल्कुल आपका सिक्योर रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम जर्नल इंफॉर्मेशन की। तो अब जर्नल इंफॉर्मेशंस में जैसे ही हम आपको लेकर चलते हैं तो देखिए हमने जर्नल इंफॉर्मेशंस पर क्लिक किया और अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक सीरीज। अब यहाँ पर सीरीज की बात हम कर रहे हैं तो आपको बताना हमारे लिए जरूरी है A1 A2 यानी कि ए सीरीज आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में आपको डिजिट देखने के लिए मिलता है जो कि A1 A2 A3 इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलम को डिफाइन किया गया है। अब इन कॉलम में आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है तो देखिए A1 से लेकर आपके A17 A18 तक के आपकी तमाम सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका स्टेट, आपका मोबाइल नंबर, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको जो आना है, क्योंकि ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है हमने प्री कंसेंट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखाया है कि अगर आप प्री कंसेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि जौन सी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उससे ठीक पहले फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी आपने आईटीआर फाइल की है उनसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस आईटीआर के लिए। जैसे हमारी सभी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर से प्रीफिल ऑटोमेटिक हो गई है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। अब यहाँ पर A19 से हम आपको समझाना शुरू करते हैं, जहां पर आपको हेडिंग नजर आ रही है फाइलिंग स्टेटस। हम जर्नल इंफॉर्मेशन टैब की आपसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर A19 में आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है कि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं,
या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या पेंशनर है, आपको कहीं से पेंशन मिलती है। और अगर आप इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। अदर के केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो लास्ट टैब नजर आती है, यहाँ पर देखिए नॉट एप्लीकेबल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसमें ब्रैकेट में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी गया है फैमिली पेंशन ETC। अगर आपको कोई फैमिली पेंशन वगैरह मिलती है और आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है एज ए फैमिली पेंशनर के लिए, ठीक है। और अगर आप इन 4 कैटेगरी में नहीं आते, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क नहीं करते हैं, या पेंशनर नहीं है, तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हमारे केस में जो हम ITR फाइल कर रहे हैं वो हमारी एक कन्फेक्शनरी की उनकी शॉप है, वो कन्फेक्शनरी चलाते हैं, तो हम उनकी एक ITR आपको सिंपल सी ITR फाइल करके दिखा रहे हैं, जिसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं है। सिंपल उनकी फाइनेंशियल ईयर की जितना भी टर्नओवर हुआ है GST के बेस पर हम यहाँ पर उनकी ITR आपको फाइल करके दिखा रहे हैं। इस ITR को फाइल करके दिखाने का हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जिससे कि आप इनकम टैक्स की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सके कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको किन किन बातों को जरूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में A20 की बात करते हैं, तो यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शंस की बात करता है, जिसके सामने आपको एक स्क्रॉल टैब दिख रही है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन 139 सब सेक्शन फर्स्ट जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, यानी कि बिफोर ड्यू डेट आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में अपनी ITR फाइल करेंगे। अगर आप आफ्टर ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट के बाद में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में अपनी ITR को फाइल करेंगे। और अगर आप अगर आपने अपनी ओरिजिनल ITR तो फाइल कर दी है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको पता चला बाद में कि हमारे से ITR फाइल करते हुए कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में अपनी रिवाइज्ड ITR रिटर्न फाइल करेंगे ओरिजिनल पीरियड के लिए, ठीक है। और अगर देखिए आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 और क्लॉज्ड B जो आपका अप्लीकेबल होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप आफ्टर ड्यू डेट के बाद में भी इनका गवर्नमेंट कुछ एक्सटेंशन देती है आपको ITR फाइल करने के लिए, यानी कि आपकी डेट को एक्सटेंड कर देती है किसी भी कारणवश से, और आप तब भी अपनी ITR फाइल नहीं करते और उसके बाद में फाइल करते हैं, तो तब आपको सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 और क्लोज्ड B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पीरियड में अपनी ITR को फाइल करना पड़ेगा। हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन आता है फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नोटिस देखने के लिए मिलेंगे। नोटिस के सेक्शन मतलब सेक्शन 139 सब सेक्शन 9, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, सेक्शन 148, सेक्शन 153A, सेक्शन 153C। अब ये क्या है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ITR फाइल करने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। अब ये नोटिस इनमें से किसी भी सेक्शन के अंतर्गत हो सकता है, और आप उस नोटिस के रेस्पॉन्स में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर उस केस में आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फाइल्ड अंडर सेक्शंस पर क्लिक करेंगे, ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 9 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। अब सबसे मेन बात आती है A13 की। देखिए ये तो ग्रे कलर की बॉक्स है, इनमें तो आप एडिट नहीं कर सकते। अब A23 की बात आती है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपनी ITR खुद से फाइल कर रहे हैं या किसी रिप्रेजेंटेटिव से फाइल करा रहे हैं। नहीं, हम अपनी ITR को खुद से फाइल कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने किसी को अपॉइंट किया है अपनी ITR फाइल करने के लिए, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, तो उस केस में आपको रिप्रेजेंटेटिव का नाम, उसकी कैपेसिटी, लीगल हेयर है, मैनेजर है, गार्जियन है या अदर है, उसका एड्रेस, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार कार्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा इनकी जो आपकी ITR फाइल कर रहा है। तो हम नो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको जर्नल इंफॉर्मेशन की टैब भी आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे इनकम डिटेल की। तो चलिए जैसे ही आप इनकम डिटेल पर क्लिक करेंगे, इनकम डिटेल की टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देखिए एक फॉर्म ओपन होकर सामने आ गया है जो कि B1 सीरीज का आपको नजर आ रहा है। इनके B1, B2 इस तरीके से आपको कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, जैसा आपको जनरल इंफॉर्मेशन में A1, A2 से आपको देखने के लिए मिला था। तो अब यहाँ पर इनकम डिटेल में देखिए आपकी जो भी इनकम हो सकती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 5 सोर्स से आपकी इनकम हो सकती है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और वहां से आपको सैलरी मिलती है तो आप
आपकी उस केस में इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है, आपकी जो इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से हो सकती है। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है जिनको आपने लेट आउट किया है और वहां से आपको इनकम होती है, यानी कि रेंट पर आपने उनको चढ़ाया है और वहां से आपको रेंट मिलता है, तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। या फिर अगर इन 4 कैटेगरीज में आपकी इनकम नहीं आती है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपनी इनकम को शो कर सकते हैं। जैसे लॉटरी की इनकम होती है, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जितना आपको इंटरेस्ट मिला है वह आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी ITR 4 की, जिसमें हम इनकम डिटेल की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, आपको बी की सीरीज मिलेगी, यहाँ से B1 B2 और इसी तरीके से आपको आगे भी B3, इस तरीके से B4 देखने के लिए मिलेगा। अब जल्दी से हम इनके बारे में आपको बताते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले B1 में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देखिए, हम जो ITR 4 फाइल कर रहे हैं वो बिजनेसमैन के ही केस में फाइल होती है, तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस की ही इनकम यहाँ पर सबमिट करनी है, क्योंकि एक सिंपल ITR है जहां पर कोई भी डिडक्शंस नहीं है या फिर उसके बिजनेस के अलावा कहीं और से और कोई भी इनकम नहीं है। यानी कि जो हम अपने क्लाइंट की यहाँ पर आपको ITR फाइल करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्लाइंट की सिर्फ ITR 4 में बिजनेस से इनकम होती है और यहाँ पर उनकी कोई भी डिडक्शंस नहीं है, यानी कि उन्होंने ना तो कोई LIC ली है, ना उनकी और किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शंस है जो कि आपको 80C से लेकर 80U तक के लिए देखने के लिए मिलती है। अगर आप उन डिडक्शंस के बारे में अलग से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम उन डिडक्शंस के बारे में एक अलग से वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे, जिसमें उन डिडक्शंस के बारे में हम 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस के बारे में आपको कंप्लीट में समझा देंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में हम ये सब बातें आपको बताएंगे जिसमें 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस के बारे में समझाएंगे, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो कि पहले भी ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए, इनकम डिटेल की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको B1 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस की आपको इनकम देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये ग्रे कलर का बॉक्स है, जैसे हमने आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए बताया था कि ग्रे कलर के बॉक्स में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं या कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, या तो ये प्रीफिल होते हैं या फिर खुद ही आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमें बिजनेस की इनकम डालनी है, लेकिन डाले कैसे? अब इसके लिए देखिए, आपको नोट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एंटर वैल्यू फ्रॉम E8 ऑफ शेड्यूल BP, यानी कि जो आपको नेक्स्ट शेड्यूल BP का नजर आ रहा है, इनकी बिजनेस एंड प्रोफेशंस इसको बोलते हैं हम। यहाँ पर आपको इनकम डिटेल फाइल करने के लिए आपको BP पर जाना है और BP के E8 पॉइंट पर जाना है। तो देखिए, E8 पॉइंट भी आपको यहाँ पर खुद ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि ग्रे कलर का है, यहाँ पर भी आप नहीं डाल सकते। अच्छा, E8 फाइल करने के लिए आपको सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA, सेक्शन 44AE में अपनी इनकम को सबमिट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आपको सेक्शन 44AD में अपनी इनकम को प्रेजम्पटिव बेस पर यहाँ पर सबमिट करके दिखाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे कंप्यूटेशंस ऑफ प्रेजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD हम यहाँ पर फाइल करके दिखा रहे हैं। उसके लिए आपको अपने बिजनेस का नेम यहाँ पर डाल लेना है। हम जल्दी से डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने बिजनेस क्लाइंट का आपको कोड एंटर कर लेना है कि आपके बिजनेस का कोड क्या है। हमारे केस में 09023। देखिए, रिटेल सेल इन नॉन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स में हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं प्रोविजन स्टोर। इसके बाद में आपको करना क्या है, हम ये सब चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, E1 और E2 की आपको टैब देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स डालनी है, लेकिन यहाँ पर आपको E1 में हम आपको बताएंगे स्मॉल a और स्मॉल b। आपको ये समझना जरूरी है। देखिए, स्मॉल a के सामने जो आपको टैब नजर आ रही है, उसमें आपको वही सेल्स एंटर करनी है जो कि आपने बैंक के थ्रू अपने क्लाइंट से रिसीव की है। यानी कि आपने या तो कोई चेक लिया है सेल करते हुए, या बैंक ड्राफ्ट लिया है, या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया है अपने क्लाइंट से, तो यहाँ पर आप स्मॉल a में उसको डाल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपकी कैश में सेल होती है तो आप यहाँ पर स्मॉल b में एनी अदर मोड में यहाँ पर अपनी सेल्स को एंटर करेंगे। हमारे केस में सभी जो सेल्स होती है
वो कैश में सेल्स होती है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो कंपोजिशन स्कीम उसने ले रखी है जीएसटी में, तो आपको पता है कंपोजिशन स्कीम में कैश में सेल की जाती है। तो इसमें यहाँ पर हम अपने क्लाइंट का टर्नओवर डाल लेते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने कितनी सेल्स की है। तो हमारे केस में देखिए फाइनेंशियल ईयर में जो उसने सेल की है 3,46,716 रुपए बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर E2 की बात हम करते हैं, प्रेजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। देखिए जो हम यहाँ पर इनकम अपने क्लाइंट की सबमिट कर रहे हैं वो सेक्शन 44 AD में यानी कि प्रेजम्पटिव बेसिस पे कर रहे हैं। तो उस केस में आपको दो कंडीशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। E2 में स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा था, हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव ड्राफ्ट। और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करने के बाद में हम E2 पर आते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रेजेंटिव में अपनी इनकम को एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं यानी कि बैंक के थ्रू अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप 6% से नीचे प्रॉफिट नहीं दिखाते। अगर आपको 6% से नीचे अपनी सेल्स पे प्रॉफिट दिखाना है तो उस केस में आपको सेक्शन 44 AB में अपना ऑडिट कराना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप सेक्शन 44 AD में अपने क्लाइंट की इनकम को डाल रहे हैं तो वहां पर आपके लिए दो कंडीशंस आती हैं कि अगर आप बैंक के थ्रू सेल करते हैं यानी कि बैंक के थ्रू अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उस केस में आप उस सेल्स का 6% से नीचे प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। अगर आप 6% से नीचे प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो तब आपको सेक्शन 44 AB में ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर आप एनी अदर मोड पेमेंट रिसीव करते हैं यानी कि कैश में सेल करते हैं, जो कि हमारे केस में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो उस में आप 8% से नीचे प्रॉफिट नहीं दिखा सकते उस सेल्स का। और अगर आपको सेक्शन 44 AD में कैश में सेल करने के बाद अपनी इनकम यानी कि अपने प्रॉफिट को 8% से नीचे दिखाना है तो उस केस में आपको सेक्शन 44 AB में ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए हमारे केस में 20% हमारा प्रॉफिट रहता है जो कि 8% से ज्यादा है, तो हमारे केस में कोई भी हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट जो 20% से बनता है वो 69,343 रुपीज बैठता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए स्मॉल बी में E2 के स्मॉल बी में अपने प्रॉफिट को एंटर किया तो यहाँ पर देखिए हमारा 20% से जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। और यही जो प्रॉफिट है आपको E8 में अब देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए E8 में आपका 69,343 आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं E9 की, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स रिपोर्टेड फॉर GST। इससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर तो हमने सेक्शन 44 AD में अपनी इनकम दिखाई है, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो सिंपल एक कन्फेक्शनरी वाला है, तो उसकी हम यहाँ पर आपको ITR फाइल करके दिखा रहे हैं। अब अगर आप कोई बिजनेस आपकी कोई प्रोफेशन से इनकम होती है तो आपको सेक्शन 44 ADA में अपनी इनकम को शो करना पड़ेगा। उस केस में आप अपनी इनकम की डिटेल यहाँ पर सबमिट करेंगे। और अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चलाते हैं यानी कि कैरियज गुड्स वगैरह का बिजनेस चलाते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, तो आपको सेक्शन 44 AE में अपना इनकम को शो करना पड़ेगा। हमारे केस में ऐसा नहीं था तो हमने सेक्शन 44 AD में अपनी इनकम को दिखाया है। उसके बाद में E8 पॉइंट खुद ही ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया है, जो कि हमारा प्रॉफिट यहाँ से इसने ऑटोमेटिक ही वहां पर शो कर दिया है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। देखिए आपको इसको समझना जरूरी है। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा बैलेंस शीट। देखिए एक बैलेंस शीट होती है जिसमें एक साइड होती है लायबिलिटी साइड्स और एक दूसरी साइड होती है एसेट्स साइड की। यानी कि लायबिलिटी साइड वह साइड होती है आपकी जिसमें आपको अपनी देनदारियां यानी कि जिनको आपको पेमेंट करना है वे दिखाना पड़ता है, और दूसरी साइड्स होती है अपनी एसेट्स की जहां पर आपकी संपत्तियां और जितना आपको अमाउंट किसी से लेना है इनके डेटर्स आते हैं, या फिर आपके जितना बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है या आपके पास में कैश में बैलेंस रखा है, आपको वे सभी इंफॉर्मेशन उस एसेट्स साइड्स में अपनी दिखानी पड़ती है। तो यहाँ इस ITR 4 में आपसे यही इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्योंकि ITR 4 होती ही बिजनेसमैन के लिए है, तो इस केस में आपको यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो जल्दी से हम अपनी लायबिलिटी साइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम एसेट साइड्स को कंप्लीट करेंगे। ये पूरी की पूरी एक बैलेंस शीट ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, और आपने आई थिंक आपने जो बैलेंस शीट देखी होगी वो हॉरिजॉन्टली फॉर्म में भी देखी होगी, लेकिन ये होती बैलेंस शीट ही है। तो जल्दी से हम यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल्स को डाल लेते हैं। हमारे केस में जो है 3,84,156 है। इसके बाद में सिक्योर लोन पूछ रहा है कि क्या आपके पास में कोई सिक्योर लोन है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे क्लाइंट ने 18-19 में
1 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से वह कुछ पे कर चुका है। अब जो बैलेंस बचता है उसका 52,867 रुपीज आपका बैलेंस लोन का बचता है, जो कि उसने बैंक से ले रखा है। अब ये लोन आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? तो आप जब भी अपनी ITR फाइल करें तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरे के लिए यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का बैंक स्टेटमेंट निकालकर अपने सामने रखें। वहां पर आपको ये लोन की इंस्टॉलमेंट जितनी पे कर रखी है, आपको यहाँ पर उन सब का टोटल करना है और टोटल लिए गए लोन में से आपको उनको माइनस करना है। जो बैलेंस बचा है वही आपका लोन का बैलेंस बचा है। ये देखिए हमें मैसेज दे रहा है कि आप अपने डाटा को सेव करते हुए चलें, तो हम यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। इसके बाद में अब देखिए हमने सिक्योर लोन की इंफॉर्मेशन डाल दी है। अनसिक्योर लोन हमारे केस में नहीं है। अनसिक्योर लोन जैसे आप फ्रेंड से लोन ले लेते हैं या किसी और कंपनी से लोन ले लेते हैं, ठीक है ना। बैंक के अलावा जितने भी लोन होते हैं जो आप कहीं और से लेते हैं तो वो अनसिक्योर की कैटेगरी में आते हैं। या आपको आपने किसी से एडवांस ले रखा है जो उसको आपको पेमेंट करना है, नहीं कि जिनका आपको माल भेजना है लेकिन आपने एडवांस ले रखा है, आपकी तरफ उसकी लायबिलिटी आपके लिए लायबिलिटी बनती है उसको पेमेंट करने की, तो हमारे केस में कोई भी एडवांस नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपने किसी से उधार में माल परचेज कर रखा है जिसका आपने अभी तक पेमेंट नहीं दिया था 31 मार्च 2020 तक के, तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको आपसे पैसा चाहिए। तो हमारे केस में 24,000 है। अदर लायबिलिटीज, इनके अलावा अगर आपकी कोई और लायबिलिटीज बनती हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। हमारे केस में 32,939 रुपीज है। तो देखिए ये कुछ ऐसी लायबिलिटी हैं जो कि हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने पे नहीं की हैं, जिनको अभी पे करना है 31 मार्च 2020 तक की, ये हमारी अदर लायबिलिटीज आती है। तो इस तरीके से हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल 4,93,962 निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी एसेट्स साइड्स की। तो अब यहाँ पर एसेट साइड्स में आपको फिक्स्ड एसेट्स देखने के लिए मिलती है कि वे संपत्तियां जिनको आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो वे संपत्तियां जिनको आप जिनका मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि जो फिक्स होती हैं। तो हमारे केस में जैसे बिल्डिंग होती है 1,33,134 है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्रीज की। आपके स्टॉक में, आपकी शॉप में कितना स्टॉक 31 मार्च 2020 तक के था, यानी कि यहाँ पर सभी क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। तो हमारे पास में था 2,77,000, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स की। अब ये सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, इसी तरीके से सन्ड्री डेटर्स होते हैं। डेटर्स वे होते हैं जिनसे आपको पेमेंट लेना है, यानी कि जिनको आपने उधार में माल बेच रखा है, यानी कि सेल्स कर रखी है और उन्होंने आपको अभी 31 मार्च 2020 तक के पेमेंट नहीं किया है। तो हमारे केस में बनते हैं 64,000 ऐसे कस्टमर जिन्होंने हमें अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। अब बात आती है 31 मार्च 2020 तक के आपका बैंक बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था आपके बैंक अकाउंट में। हमारे ज्यादा नहीं था, 2,228 रुपीज था, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में कैश बैलेंस कितना था, यानी कि आपके पास में कैश इन हैंड कितना था, 5,600 रुपीज था। और इसके बाद में भी अगर कोई संपत्तियां बचती हैं तो वो आपकी अदर एसेट्स में आती हैं। तो हमारे केस में 12,000 रुपए की यहाँ पर अदर एसेट्स हमारी 12,000 की आती हैं। यहाँ पर हमने कोई भी लोन एंड एडवांस नहीं दे रखा है, यानी कि आपने किसी को पैसा दे रखा है तो वो भी नहीं है। तो इस तरीके से देखिए हमारा टोटल 4,93,962 जो कि लायबिलिटी से मैच कर गया है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। आपके केस में कुछ और डेटा हो सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी ITR को फाइल करने से पहले इन डेटा को प्रिपेयर कर लें अच्छी तरीके से। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का बैंक स्टेटमेंट निकाल कर रखें। तो अगर अब चलते हैं हम प्रीवियस टैब यानी कि इनकम डिटेल पर। तो देखिए अब आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस की टैब में ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट शो होने लगा है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नेट सैलरी से इनकम नहीं, हमारे केस में कोई सैलरी से इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी से हमें कोई इनकम नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है। देखिए हमारे केस में हमारे क्लाइंट का है करंट अकाउंट और करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप अपना
कोई सेविंग अकाउंट भी इस ITR के साथ में अटैच कर रहे हैं तो आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में चेक कीजिएगा कि उनको कितना इंटरेस्ट मिला है उस सेविंग बैंक अकाउंट पर, और उसका टोटल लिखिए और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालिए। उस केस में आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट में यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में नहीं है तो हम रहने देते हैं। और आपकी इंटरेस्ट से भी इनकम हो सकती है, जिसको आपने किसी को आपने लोन दे रखा है और वहां से आपको इंटरेस्ट से इनकम होती है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। अगर कहने का मतलब है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इनकम है तो आप यहाँ पर उसको शो कीजिए, हमारे केस में नहीं है। इसके बाद में पार्ट सी जो आता है, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, यहाँ पर आपको 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस देखने के लिए मिलती है, यानी कि जितना आपका प्रॉफिट है उसके बाद भी अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है या LIC ले रखी है या फिर आपकी कोई और डिडक्शंस बनती है जो कि 80C से लेकर 80U तक के लिए आती है, तो अगर वे डिडक्शंस बनती हैं तो आपकी इस प्रॉफिट में से वे माइनस हो जाएगी और बचे हुए अमाउंट पर ही आपकी टैक्स की कैलकुलेशंस की जाएगी। हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं नो और आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आपको देखने के लिए मिल गई, जो कि है 69,340 रुपीज, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हमारी यही इनकम थी। ठीक है, और इसके बाद में जो पार्ट डी आता है वो टैक्स कंप्यूटेशन एंड टैक्स स्टेटस पर आता है। तो ये वही पार्ट होता है जहां पर आपकी जो टैक्स स्लैब रेट होती है वो आपके टोटल प्रॉफिट पे एप्लीकेबल होने के बाद आपकी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर निकल कर आती है, और उसके बाद आपको 87A में रिबेट भी दी जाती है, और यहाँ पर आपका जितना टैक्स बनता है उस पर 4% से आपका एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है, वो आपका अलग से लिखा जाता है। और अगर आपका कोई भी आप अपनी ITR को आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 234F में लेट फीस भी चार्ज की जाती है, तो वे भी आपके केस में यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए हम फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो वैसे ही 2,50,000 तक के तो आपकी टैक्सेबल इनकम होती ही नहीं, यानी कि नील की इनकम जाती है, यानी कि 2,50,000 तक की आपकी नील होती है। 2,50,000 से आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम, यानी कि इस बीच में जो आपकी इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है टैक्स, वो किया जाता है आपसे 5% से। और उसके बाद में अगर आपकी इनकम होती है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में तो 20% कैलकुलेट किया जाता है, और अगर 10 लाख या उससे 10 लाख से ज्यादा की है तो 30% आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमारे केस में 69,340 ही रुपीज है, तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, और ये कह सकते हैं कि ये एक नील की ITR हम आपको फाइल करके दिखा रहे हैं। अब इसके बाद में सेव ड्राफ्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमने आपको इनकम डिटेल और BP की टैब आपको दोनों कंप्लीट समझा दी हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स डिटेल की। तो अब क्लिक कर लेते हैं टैक्स डिटेल पर। जैसे आप टैक्स डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए कुछ इस तरह का एक फॉर्म सामने आएगा। अब यहाँ पर ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपको कहीं ऐसा पेमेंट मिला है जिसके ऊपर TDS काटा गया है, तो यहाँ ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप अपना फॉर्म 26AS भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका कहीं से कोई पेमेंट मिला था तो उस पर कोई TDS तो नहीं कटा था। तो यहाँ पर हम इस टैब को रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद में ये TDS के फॉर्म से ही इसको सबमिट कर लेगा। तो यहाँ पर हम यस करते हैं और ये रिफ्रेश होगा, और उसके बाद में अगर आपका कुछ TDS कटा है तो वह आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे केस में कोई भी TDS हमारा नहीं कटा है, तो हमारे पास कोई भी TDS देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने, यहाँ पर हम सेव ड्राफ्ट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस की टैब पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशंस, अगर आपकी इनकम टैक्स से आपके इनकम के ऊपर कोई टैक्स बना है तो यहाँ पर आपको उसको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ से चालान फाइल करना पड़ेगा, चालान क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस चालान का आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन हमारे केस में हमारे क्लाइंट की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिला है। और यहाँ पर आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सबसे मेन बात होती है यहाँ पर कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आप यहाँ पर उस एग्रीकल्चर इनकम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर उस इनकम को सबमिट कीजिए।
हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है, यानी कि जितने आपके बैंक अकाउंट होते हैं आपको यहाँ पर उनको सबमिट करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से हम अपने बैंक की डिटेल 1 बाय 1 सबमिट कर लेते हैं। हमारे 3 बैंक अकाउंट हैं और हम तीनों के तीनों यहाँ पर बैंक डिटेल सबमिट कर रहे हैं उनकी। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं अपना पहला बैंक अकाउंट। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो खुद ही यहाँ पर से IFSC कोड से उसने बैंक का नाम ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर हम इसे एज ए प्राइमरी बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का हमारा मतलब ये है, यहाँ पर देखिए रिफंड क्रेडिट का भी ऑप्शन है। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी TDS कटा है या आपका कोई भी रिफंड बनता है तो वह आपका इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं तो आप यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अपना दूसरा बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जल्दी से उसको एंटर कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको चेक बॉक्स को हटा देते हैं क्योंकि हमारा प्राइमरी बैंक अकाउंट एक ही रहने वाला है। ठीक है, हमने अपने तीनों बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दी है। उसके बाद में आपको वेरिफिकेशंस के टाइम में आना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेल्फ। अगर आपने खुद से अपनी ITR को फाइल किया है तो यहाँ से सेल्फ करेंगे। अगर आपने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव से ITR फाइल कराई है यहाँ पर उस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप HUF हैं तो HUF के केस में आपका अगर कर्ता फाइल करता है ITR तो आप कर्ता सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पर अगर कोई पार्टनर फाइल करता है तो यहाँ पर पार्टनर सेलेक्ट करेंगे। हमने अपनी ITR को खुद से फाइल किया है तो हम यहाँ पर सेल्फ का ऑप्शन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशंस के लिए 3 टैब नजर आती है देखने के लिए। अगर आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपके लिए यही रहने वाला है। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक OTP जनरेट होगा जो कि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर वह OTP आएगा और उस OTP को आप यहाँ पर डालेंगे और अपनी ITR को वेरीफाई करा लेंगे। और अगर आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बीच वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप अपनी ITR को 120 डेज के अंदर अपनी ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि हम लेटर यानी कि बाद में अपनी ITR को ई-वेरीफाई करा लेंगे, फिलहाल हम फाइल कर लेते हैं। लेकिन जब तक कि आपकी ITR वेरीफाई नहीं होती तो आपकी ITR कंप्लीट नहीं मानी जाती। अगर आप ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 120 दिन के अंदर अपनी ITR को ई-वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी ITR को फिजिकल फॉर्म में प्रिंट आउट लेना है और वहां पर सिग्नेचर करके आपको इस एड्रेस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560511 विद इन 120 डेज आपको ये बेंगलोर आपको ITR भेजनी है ई वेरिफिकेशंस के लिए। तो हम यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अपनी ITR का प्रिंट आउट लेकर यहाँ पर हम सिग्नेचर करके वहाँ पर उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भेजेंगे ई वेरीफाई के लिए। और यहाँ पर हम सेव ड्राफ्ट करते चलते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जहाँ पर शेड्यूल DI आपको देखने के लिए मिलता है। ये शेड्यूल मोस्टली आपसे पूछता है कि आपने कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट या कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं कर रखा है जो कि आपके चैप्टर डिडक्शंस आता है। चैप्टर 6A में आपको डिडक्शंस मिलती हैं उसकी, तो हमारे केस में नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर शेड्यूल 80D में देखिए आपसे पूछता है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़कर इज अ सीनियर सिटीजन्स, क्या वे सीनियर सिटीजन्स हैं या नहीं है आपकी फैमिली में कोई मेंबर। तो हमारे केस में नहीं है, हम नो कर लेते हैं। आपके केस में होगा तो आपको यस करना है और उसके बाद में आपको उनकी यहाँ पर बताना है कि आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है और कितना ले रखा है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन हमसे पूछता है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि पहले ऑप्शंस में पेरेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, दूसरे ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है पेरेंट्स की डिटेल। अगर सीनियर सिटीजन्स है तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो का सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपको 80G की टैब देखने के लिए मिलेगी। 80G में अगर आपने कहीं से डोनेशंस ली है
तो यहाँ पर आपको वे डिटेल देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको ATG में उसकी डिडक्शंस मिल जाती हैं, तो हमारे केस में नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करते हैं और अपनी ITR को सिंपल प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछता है कि आप अपनी ITR को फिर से एक बार चेक कर लीजिए, तो हमने कर लिया है और हम ओके करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड द प्रीव्यू PDF फॉर्म भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारी ITR E-वेरीफाई नहीं हुई है, ये सिंपल आपको डिटेल में दिखा रहा है कि आपने अभी तक ITR में क्या क्या चीज़ें फाइल की हैं। तो आप एक बार इस पर ज़रूर नज़र डाल लें कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखती है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं इसको, जो कि आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है अभी एडिट का। ठीक है, हमारे केस में नहीं, हमने सब चीज़ चेक कर ली है। तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और E-वेरीफाई हम इसको कराएंगे। E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ओरिजिनल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के लिए देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप E-वेरिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अगर आप पहले से EVC जनरेट कर चुके हैं और आप उसी EVC के थ्रू अपनी ITR को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं किया है तो आप आधार कार्ड पे अपना OTP सेंड कीजिए आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे, तो वहाँ पर OTP आएगा और उस OTP को डालिए और आप अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आई डू नॉट हैव एन EVC एंड आई वुड लाइक टू जनरेट EVC टू E-वेरीफाई, यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP टू E-वेरीफाई माई रिटर्न, यहाँ पर आधार से भी आप कर सकते हैं। हम इन तीनों में से किसी से नहीं करेंगे, हम सिंपल अपनी ITR को डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, व्यू E-फाइल्ड रिटर्न्स के ऑप्शंस पर आना है माई अकाउंट पर जाकर और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में देखिए आपको अपना असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए जो एक्नॉलेजमेंट नंबर नजर आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ITR E-वेरिफिकेशंस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक्नॉलेजमेंट खुलकर सामने आ जाएगा। आपको एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है, देखिए PDF के फॉर्म में नजर आ रहा है। अब आपका ये PDF फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, जैसा आपको रेड मैसेज भी देखने के लिए मिल जाएगा रेड कलर से, ऑन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम E-फाइलिंग पोर्टल एज ए प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए ये कह रहा है कि जैसे ही आपका E-वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपकी टोटल इनकम, कितना टैक्स आपने डिपॉजिट किया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, आपकी टोटल इनकम कितनी है, यहाँ पर सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि ये अभी E-वेरीफाई नहीं हुई है, आपको इसको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर कॉलम नजर आ रहा है सिग्नेचर का, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और इसको आपको बेंगलुरु भेज देना है इस एड्रेस पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु 560500। यहाँ पर आप इसको सेंड करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और E-वेरीफाई करा लेंगे विद इन 120 डेज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको इन सिंपल फॉर्म में सब चीज़ बताई है कि आप इनकम टैक्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लिया है। आप यहाँ पर देखिए, चलिए हम यहाँ से आपको बता भी देते हैं कि आप कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको सब चीज़ बता दी है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको प्रिंट आउट लेना है, सिग्नेचर करने हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 120 डेज के अंतर्गत भेज देना है। तो इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।